अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, आप सबको खुश आमदीद। मेरी आज की वीडियो कुरुलिश और हान के बारे में है और आज की इस वीडियो में इसकी एपिसोड 12 के रिव्यू के साथ साथ आने वाली किस्त के वाकयात पर भी बात होगी। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो नाज़रीन इकराम, कुरुलिश और हान की 12वीं किस्त एक वाकई पावरफुल एपिसोड थी। चाहे करैक्टर की बात हो या डायलॉग्स की, हर एक को जायज हक मिला। इस सीरीज के डायरेक्शन में काफी बेहतरी आ चुकी है, यहाँ तक कि एआई सीन्स भी बहुत बेहतर हो गए हैं और ये मुसलसल चौथी किस्त है जो कि एक अच्छे पेस के साथ चली। एपिसोड पहले बड़ी एनर्जी के साथ शुरू हुई जिसमें एक्शन, ड्रामा और शान शौकत सब कुछ था। इसके बाद स्लो हो गई और आखिर में फिर एक्शन पैक्ड हो गई। तैमूर ताश और शाहीन शाह अपने अपने किरदारों में ढल चुके हैं और एक दो को निकाल कर बाकी तमाम अदाकार अपने रोल्स के साथ इंसाफ कर रहे हैं सवाए डेफने के। डेफनी का किरदार अब नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा है। फातिमा और फ्लेवियस के सीन में उसका आंखें घुमा घुमा कर देखना सारे सीन की ग्रेस को खराब कर देता है। और सबसे फजूल चीज उसके बारे में यह है कि पता नहीं कहां से ये एकदम हर जगह निकल कर आ जाती है। सबसे ज्यादा नॉनसेंस बात यह है कि ये जिस सीन में भी हो उसके सीरियसनेस को ब्रेक कर देती है और हम उस सीन को महसूस ही नहीं कर पाते। और इस एपिसोड में तो इस पर और भी गुस्सा आया कि खाला होकर भी उसने तैमूर ताश को बच्चों की लोकेशन के बारे में बता दिया और उनकी जानें खतरे में डाल दी। उम्मीद है कि नीलुफर को जब मालूम होगा कि ये गद्दार है और ये इसके बच्चों की जान के दर पे थी तो इसकी खूब ठुकाई लगाएगी। जबकि और हान का बुरसा वाला सीन मुख्तलिफ रियासतों का और हान को सुल्तान तस्लीम करना मैजेस्टिक था, लेकिन यहाँ राइटर से एक मोन्यूमेंटल ब्लंडर हो गई। वो ये कि वो बासी खिलाफत जो 1258 ईस्वी में ख़त्म हो चुकी थी तो उसका वजीर टाइम ट्रैवल करके 1326 ईस्वी में आ गया ताकि और हान की हुकूमत का दौर शुरू होने पर उसे मुबारकबाद दे सके। एक और बहुत खूबसूरत सीन और हान का शेख मूसा के साथ था और किसी आलम दीन को शामिल करना इस सीरीज में काफ़ी बड़ी कमी थी जो दूर कर दी गई है। और एक खूबसूरत सबक इसमें जो दिया गया वो ये है कि दिल की नरमी के साथ साथ एक अच्छी रियासत के लिए तलवार की सख्ती भी ज़रूरी है। और ये सीन देखकर मुझे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौर याद आ गया। इसके अलावा इस एपिसोड से इस सीरीज़ की पॉलिटिकल साइड बहुत बेहतर हुई है और सिर्फ ज़ुबानी जुमलों से ही काम नहीं चलाया गया बल्कि अमली तौर पर भी करके दिखाया गया। और सियासी हवाले से सबसे बेहतरीन सीन उस्मान बे का दमिर हान बे के साथ था। एस्पोर्चा के मामले में यही कहूँगी कि एस्पोर्चा की शादी और हान के साथ वैसे तो फौरन हो जानी चाहिए थी क्योंकि ये एक सियासी शादी थी, लेकिन यहाँ ये बताया जा रहा है कि एस्पोर्चा खुद को अकेला महसूस करती है जिसे ओरहान जैसे किसी शख्स की अपनी ज़िंदगी में ज़रूरत है। तो ये बिल्कुल नेचुरल सी बात है अगर ओरहान जैसा कोई शख्स उसे मुतासिर करे जो कि एक मिनट भी ज़ाया किए बिना उसे बचाने निकल जाए, उसके ज़ख्मों पर पट्टी बांधे और वो बेशक दुश्मन है फिर भी उसका ख्याल करे। तो ये सिनेरियो और हान बे की पर्सनैलिटी को लाइमलाइट में रखने के लिए दिखाया जा रहा है। फातिमा और फ्लेवियस के तकरीबन 3 सीन्स थे और सारे ही अच्छे थे जिसमें इन दोनों के दिल की हालत को जाहिर किया गया। और वो ख्वाब वाला सीन भी ठीक ही जा रहा था, गिले शिकवे चल रहे थे, लेकिन बीच में फ्लेवियस की इस हरकत से सारा मूड खराब हो गया। और फातिमा और फ्लेवियस के फैंस इस वक्त फातिमा के खिलाफ हैं। उनका कहना है कि फातिमा एक पिंजरे में बंद परिंदा है जिसे ये डर है कि अगर वो इससे निकले तो शिकार हो जाएगी, इसलिए पिंजरा उसे ज्यादा महफूज जगह लगती है। इस किस्म के फैंस के नज़दीक शायद पिंजरा वो दीन और रवायात हैं जो कहते हैं कि किसी गैर मुस्लिम से मुस्लिम लड़की की शादी नहीं हो सकती। फातिमा और फ्लेवियस में अगर कोई फ़र्क जानना चाहता है तो वो इस तस्वीर में है कि फ्लेवियस जब गमगीन है तो शराब पी रहा है और फातिमा अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा रही है। वैसे आजकल मोहब्बत को एक अलग मज़हब बना दिया गया है और कहा जाता है कि ये सबसे बड़ी इबादत है, नाउज़ बिल्ला। और प्यार अगर हो जाए, चाहे वो किसी मर्द को किसी मर्द से ही क्यों ना हो जाए, तो बस ये सब जायज़ है। हालांकि ये ज़ाबे इलाही को आवाज़ है, तो इसलिए राइटर्स बेहतरीन तरीके से दिखा रहे हैं कि एक मुसलमान लड़की अपने अकीदे पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करती और इतनी मजबूत होती है कि फिर जो भी उसके रास्ते में आ जाए वो ईमान नहीं छोड़ती। घर में फातिमा की कैफियत हर कोई समझने की कोशिश करना चाह रहा है लेकिन समझ नहीं पा रहा। उधर फातिमा को सोचना चाहिए कि बेशक वो फ्लेवियस से शादी करे या ना करे, लेकिन येद भी उसके लिए अच्छा ऑप्शन नहीं है क्योंकि येद की इतनी मजबूत पर्सनैलिटी नहीं है कि वो फातिमा के औरा को संभाल सके या मैनेज कर सके। और वैसे भी इसे जिस किस्म का लीचड़ सा दिखाया गया है तो इस किस्म के मर्द तो लड़कियां वैसे भी पसंद नहीं करती। मगर अब सूरत हाल आगे कहानी में ये होने जा रही है कि फातिमा और फ्लेवियस का मामला अब कबीले में भी एक्सपोज हो जाएगा। और ये कब होगा तो इस बारे में 2 किस्म के सिनेरियोस हैं कि या तो फातिमा की ईद से जब मंगनी होगी और उसकी ईद से मंगनी की नौबत ही नहीं आ सकेगी, या फिर उसके बाद ये मामला एक्सपोज होगा। लेकिन फ्लेवियस फिर भी कोई गलत कदम नहीं उठाएगा और इन दोनों का जो लेटेस्ट इंटरव्यू आया है
اس میں فلیویوس نے کہا تھا کہ فلیویوس کے فاطمہ سے پیار کی گونج قبیلے میں گونجیں گی، تو اس سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ ان دونوں کا یہ معاملہ اب قبیلے میں بھی کھلنے والا ہے۔ اور جیسا کہ ملعون خاتون کے کردار کی ڈیولپمنٹ شروع کر دی گئی ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ ملعون خاتون ہوگی جسے اس بارے میں سب سے پہلے معلوم ہوگا، اور شاید وہ اس طرح کہ فاطمہ کا رومال وہ فلیویوس کے پاس دیکھ لے گی تو سارا معاملہ اس کی سمجھ میں آ جائے گا، جس کے بعد یہ معاملہ اورحان بے تک پہنچ جائے گا۔ لیکن ناظرین اکرام، میں یہاں ایک بات یہ کہنا چاہوں گی کہ میں اگر فاطمہ اور فلیویوس کا رومانٹک سینیریو لکھتی تو سینیریو یہ رکھتی کہ فلیویوس عثمان بے اور کائیوں سے اپنے انتقام کی آگ میں اندھا ہو کر لڑتا رہتا یہاں تک کہ برسا فتح ہو جاتا، اور جب برسا اور ہان کے ہینڈ اوور کرنے کا وقت آتا تب سے میں اس کی اور فاطمہ کے ساتھ سٹوری اس طرح شروع کرتی جو کہ ان دونوں کو سوٹ کرتی، اور یہیں سے فلیویوس کے اسلام کا سفر بھی شروع کروا دیتی، کیونکہ میرے حساب سے یہ وقت زیادہ لاجیکل ہوتا۔ اس کے علاوہ قاسم اور سلمان کے سین نے دل کو چھو لیا، اور ادھر محاسن مرابط کی محنت بھی رنگ لا رہی ہے، اور ایموشنل سین میں اس نے سب کو متاثر کیا۔ اس کے علاوہ اس کے ایکشن سینز میں بھی بہت بہتری آئی ہے، اور اسے میرا خیال ہے کہ اب ڈبل سٹنٹ کی ضرورت نہیں رہی۔ حلیمہ کا بالا خاتون کی قبر پر جانے والا سین انتہائی گھٹیا تھا، یعنی کہ بالا خاتون جو کہ اتنے بڑے ولی شیخ ادب علی کی بیٹی تھی اور اتنی عبادت گزار اللہ کی ولیہ اور پاک باز خاتون تھی، وہ اپنی بیٹی کو یہ تعلیم دے کر جاتی کہ جب تم کوئی لڑکا پھنساؤ گی تو تب فوراً میری قبر پر آ کر بتانا۔ یہ چیزیں دیکھ کر یہ سیریز بالکل بھی اس دور کی نہیں لگتی۔ تب بالکل ایسا لگتا ہے کہ اداکاروں نے کپڑے تو اس دور کے پہنے ہوئے ہیں لیکن وہ جی آج کل کے دور میں رہے ہیں۔ اب آتے ہیں ناظرین اکرام اس ایپیسوڈ کی ریٹنگ کی طرف۔ کہا تو یہ جا رہا ہے کہ کرولش کا دور ختم ہو گیا ہے، اور محمد بزدیک جو بھی کر لیں ریٹنگ گرتی ہی رہے گی، کیونکہ اس بار اس ایپیسوڈ کی ریٹنگ پچھلی ایپیسوڈ سے بھی گر کر 3.47 رہی۔ اس بارے میں آپ لوگوں کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتا چکی تھی کہ اس ہفتے بھی ایک فٹ بال میچ تھا جو کہ گلاتا سرائے کا تھا، تو اس لیے ترک اس ایپیسوڈ پر فٹ بال میچ کو ترجیح دیں گے۔ لیکن ناظرین اکرام، یہ بھی حقیقت ہے کہ کرولش عثمان کے سیزن 6 سے پہلے تک اس سیریز کی ریٹنگ پر کوئی بھی میچ اثر نہیں کرتا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ کرولش عثمان کے دوسرے سیزن میں ترکی کا فٹ بال میچ ورلڈ کپ میں کوالیفائی ہونے کے لیے نیدرلینڈ کے ساتھ تھا، لیکن اس دن بھی عثمان کی ریٹنگ ٹاپ پر رہی۔ اب یہاں میں آپ لوگوں کو ایک نیوز دینا چاہوں گی کہ ترکی کے جرنلسٹ دینس تورال نے ٹویٹ کی ہے کہ کرولش اور ہان کی قسط 12 کی ریٹنگ میچ شروع ہونے سے پہلے 4.94 ریٹنگ کے ساتھ بہترین ویوز لے رہی تھی، لیکن میچ شروع ہونے کے بعد یہ ریٹنگ گر گئی اور اسی لیے یہ ٹوٹل میں 3.47 آئی ہے۔ تو یہ تو ہم بھی جانتے ہیں کہ ڈرامے میں سپارک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ محمد بزدیک نے بہت تھوڑے سے ٹائم میں تھوڑی سی تیاری کے ساتھ یہ سیریز شروع کی، اس لیے اس سیریز میں جو بھی خامیاں ہر قسط میں نظر آ رہی ہیں انہیں وہ ساتھ کے ساتھ ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہ والی ایپیسوڈ دیکھ کر مجھے ایٹ اے ٹائم درل شارترل اور کرولش عثمان کی وائبز آ رہی تھی۔ تو ناظرین اکرام، یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ میری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔